स्टार्ट। सभापति जी मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलवे विभाग की जो जिम्मेदारी है उसी के बारे में जवाब दे सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूं। वैसे तो सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। रेल मंत्री जी यह बताएं कि जब पहली दुर्घटना हुई उस समय तो मुसाफिरों की तलाशी नहीं ली जाती थी, लेकिन पहली दुर्घटना जब हो गई और बड़ी संख्या में लोग मारे गए तो आज जो काम किया जा रहा है कि मुसाफिरों की तलाशी ली जा रही है वह उसी समय क्यों शुरू नहीं की गई। पहली दुर्घटना और दूसरी दुर्घटना में कुछ दिन बाकी थे। उस समय रेल मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या उससे लिए यह संभव नहीं था कि पहली दुर्घटना के बाद वह सजग हो जाता और हर एक मुसाफिर की तलाशी लेता जिससे दूसरी दुर्घटना न घटती। श्रीमान, राज्यसभा किसी मामले में लोकसभा के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। संविधान ने दोनों सदनों की स्थिति स्पष्ट कर दी है और यह सदन उसी मर्यादा के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन करना चाहता है। किंतु ऐसा लगता है कि लोकसभा के कुछ माननीय सदस्य राज्यसभा के मामले में दखल देना चाहते हैं। राज्यसभा का हिसाब किताब, राज्यसभा के सचिवालय का लेखा जोखा और उसकी देखभाल करने में यह सदन पूरी तरह से समर्थ है। लोकसभा अपने हिसाब किताब की जांच करे, राज्यसभा अपने हिसाब किताब की जांच करना आवश्यक समझेगी तो करेगी। लेकिन लोकसभा अगर इस बात पर जोर देगी कि एक संयुक्त अथवा मिलीजुली समिति होनी चाहिए जो हिसाब किताब की जांच करे, तो वह केवल राज्यसभा के हिसाब किताब की जांच नहीं करेगी। उस मिलीजुली समिति को लोकसभा के हिसाब किताब की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। हम इस बात पर काफ़ी तैयार नहीं होंगे कि लोकसभा के सदस्य हमारे हिसाब किताब की जांच तो करें लेकिन अपने हिसाब किताब की जांच में हमको शामिल ना करें। सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि सदन के नेता इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उस समय लोकसभा में यह सवाल उठाया गया था तो वे वहाँ मौजूद थे। मैं यह जानता हूँ कि वे मंत्रिपरिषद के भी सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं ने व्यवस्था की है कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में और देश के आंतरिक उपद्रव की दशा में संकट काल की स्थिति घोषित की जाए। उस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह संकट काल की स्थिति 2 महीने तक रहेगी। यदि संसद उसको बढ़ाने का निर्णय न करे, इससे संविधान के निर्माताओं की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने ग्रेव इमरजेंसी शब्द का प्रयोग किया है। केवल संकट नहीं, गंभीर संकट का, विदेशी आक्रमण का संकट और देश में व्यापक उपद्रवों का संकट, और संविधान के निर्माताओं ने 2 महीने का समय भी दिया है। यह कहा जा सकता है कि अभी जो संकट काल की स्थिति लागू है उसे संसद ने पुष्ट किया है, लेकिन क्या 5 वर्ष तक निरंतर संकट काल की स्थिति बनाए रखना संविधान के निर्माताओं की मंशा के अनुकूल है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश के सामने संकट है, लेकिन हमें संकटों के साथ जीवित रहना सीखना होगा। हमें संकटों के साथ लोकतंत्रीय अधिकारों का उपयोग करने का अवसर देना होगा। संकट काल की स्थिति की घोषणा करते हम संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। कानून के सामने नागरिकों की बराबरी नहीं रहती, संपत्ति के अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत स्वाधीनता संकुचित हो जाती है और बिना कारण बताए किसी नागरिक को नज़रबंद कर उसे किसी बोर्ड के सामने पेश करना, यह भी संकट काल की स्थिति में चल नहीं पाता। जब चीन ने आक्रमण किया तब संकट काल की स्थिति की घोषणा की गई। सभी विरोधी दलों ने, सारे देश ने उसका समर्थन किया, लेकिन आज विरोध क्यों हो रहा है? गृह मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि देश के सामने संकट तो है लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है, खतरे तो हैं लेकिन खतरों की प्रतीति नहीं है, और यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में है। अब यदि संकट है लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है तो फिर कानून से संकट की स्थिति बनाए रखने का क्या लाभ होगा? श्रीमान, मैं एक बात साफ कर देना
कहना चाहता हूं इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया अब तक चल रही है उस प्रक्रिया के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जाएगा। किसी को घड़ी की सुई को पीछे घुमाने का अधिकार नहीं होगा। भारत की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी कि आप जम्मू कश्मीर की घाटी को अधिक स्वायत्तता देकर भूटान के उदाहरण के तौर पर किसी तरह का समझौता करें। अगर ऐसा समझौता किया गया तो क्या यह विधेयक सरकार को उस समझौते से रोकता है या नहीं? गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बांटने वाली शक्तियों की बात कही। उन्होंने कहा वह विधेयक लाया जा रहा है बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ। कोई अगर भारत का हिस्सा भारत से अलग करना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ। कोई अगर चीन या पाकिस्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह जो बांटने वाली शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कल्पना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसमें खतरा डालती है। यह बात हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। राष्ट्रीय सर्वप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। इसलिए हमने संयुक्त प्रवर समिति में कहा था इंटीग्रिटी के आगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जोड़ना चाहिए, लेकिन संविधान का हवाला देकर यह प्रस्ताव नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी चुनौती पैदा होती है उससे राजनीतिक स्तर पर निपटना होगा। गृह मंत्री महोदय भी मानते हैं कि खाली कानून बनाने से ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर कानून में आप ऐसे अधिकार क्यों लाना चाहते हैं? यह विधेयक खाली सेशन और सेशन तक सीमित रहना चाहिए। देश की सर्वप्रभुता और अखंडता के लिए आपकी कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं उनका निवारण आप राजनीतिक स्तर पर करिए। कोई मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाया जाता है। देश में भाषावाद, प्रांतवाद और छोटे छोटे स्वार्थ अपना सिर उठा रहे हैं। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, देश की जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दुहाई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुए वह दे रहे थे, वह संकटों का निवारण करने में समर्थ होना चाहिए। फिर इस दिशा में काम करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट करें। स्टॉप।